सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जिस तरह से पेंडोरा पेपर सामने आए हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही है बाकी दुनिया से। एक तरफ ये कहा जा रहा है जिन लोगों के नाम है, जिन बड़े लोगों के नाम है जिनमें सरबराह मुमलिकत भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमतों में हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इसी तरह से दीगर लोग हैं, अशराफिया जिसको कहा जाता है, वो सब जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उनसे बचा जा सके। क्योंकि पेंडोरा बॉक्स ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इससे फिर कई और मसाइल जन्म लेते हैं। तो अब पाकिस्तान में ही हो रहा है, शायद अभी तक कहीं दुनिया में और नहीं हुआ कि बाकायदा कमीशन का क़याम अमल में लाया गया है जिसमें FIA, FBR और NAB ये मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर यह कमीशन बनाया गया है और ये देखेगा कि जो 700 पाकिस्तानी हैं इन्होंने किस तरह से ये ऑफशोर कंपनियां बनाई। 3 कैटेगरीज का बताया गया है, एक वो जिन्होंने कंपनी बनाई और डिक्लेयर की, एक वो जिन्होंने कंपनी बनाई डिक्लेयर नहीं की, और तीसरे वो हैं कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है और साथ यानी जाहिर भी नहीं की, ये कंपनियां जाहिर ही नहीं की, तीसरे लोग वो हैं। तो अब इस हवाले से किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और ICIJ असल में काम किस तरह करता है। ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ, पहले भी इससे पहले पनामा पेपर्स आए और बड़ा पूरी दुनिया में उसका चर्चा हुआ, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो हमने कहीं और कम ही होते देखा। कई और सरबराह मुमलिकत के भी नाम थे, लेकिन इसी हवाले से जब केस आगे बढ़ा तो मियां नवाज शरीफ को नाअहल भी होना पड़ा, अगरचे वो एक और मामला था। बहरहाल ये पनामा के मामले पर केसेस आगे और तरह से बढ़े। अब शाहिद खाकन अब्बासी साहब गुस्से में हैं, वो कहते हैं जी 700 पाकिस्तानियों के नाम आया, 700 के 700 को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया था वो अब सबके साथ होना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? ICIJ काम किस तरह से करता है? क्या ये सब लोग 700 के 700 पाकिस्तानी जिनके नाम आए, इससे पहले 444 पाकिस्तानी, उन सब ने गलत किया? क्यों नहीं आगे इन्वेस्टिगेशन हो सकी? पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे आज। पहला मौजू हमारा यही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब और बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं और आज खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन करें आमिर लतीफ़ साहब। ये मेंबर हैं ICIJ के। यही तंजीम जो साथियों की एक वर्ल्ड वाइड तंजीम है, बड़ा इसका नाम है, ये उसके लिए भी काम करते हैं और माजी में इसी तरह के जो पेपर्स वगैरह आए हैं या इस तरह की स्टोरीज जब अनअर्थ हुई हैं, इनके शाफात हुए हैं, उसमें इन्होंने भी हिस्सा लिया था। आमिर लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उसामा। सर ये पहले बताएं कि अब ये 700 पाकिस्तानियों के नाम आ गए, क्या ये सब नज़र आता है? ICIJ तभी ये कहती है कि जी ये उनका तो स्टेटमेंट इस तरह सामने आता है वो ये कि ये सब छुपाई गई थी, ये पूरी दुनिया से ये जितने अमीर लोग हैं वो पैसा छुपाने के लिए, बचाने के लिए ये सारा काम करते हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये सब इलीगल होता है? जी उसामा, शुक्रिया आपका और बाबर डोगर साहब और गुलाम मुर्तज़ा दोनों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए असल में थोड़ी सी चीज़ें, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हम यहाँ दूर कर देनी चाहिए। एक तो ये कि ICIJ ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये इल गॉटन मनी है। ICIJ ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो सीक्रेट वेल्थ का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ऑफशोर कंपनी होती क्या है, अगर हम अपने जो हमारे आम का नाजरीन हैं उनको समझाने के लिए करें कि ज़्यादातर ये पाकिस्तान दुनिया में 3 या 4 बड़ी टैक्स हेवन्स हैं जहाँ पे टैक्स या तो बिल्कुल कम है या इतना कम है कि वहाँ पे बिज़नेस करना बहुत ही और अकाउंट खोलना बहुत ही यानी फ़ायदे का सौदा है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, पनामा हो गया, बहामास हो गया और इससे पहले और जिसे कहते हैं कि जो तो उसमें क्या होता है कि आप एक ऑफशोर कंपनी खोल लेते हैं और उसका बेसिक मकसद 2 होते हैं। एक मकसद ये होता है कि आप उसमें जो टैक्स जिस रिजिम में आप रहते हैं वहाँ जो हैवी टैक्सेशन है उससे अपने आप को बचा लें, और उसके बाद दूसरा ये होता है कि आप अपनी जो रकम है वो आसानी से बैरून मुल्क उस कंपनी के नाम पे जो अकाउंट्स होंगे उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं और उसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। पहले आप नेगेटिव पहलुओं पे आ जाएं कि ऑफशोर कंपनीज को क्यों नेगेटिव समझा जाता है। देखिए इसका नंबर 1 तो ये समझा जाता है कि आप जाहिर है जिस मुल्क में बलफर्ज अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने यहाँ का टैक्स बचाया और आपने ऑफशोर कंपनीज के जरिए, और दूसरे नंबर पे आप यहाँ से पैसा बाहर ले गए। तो 2 ये बड़े एतराज़ात हैं जो इस पे होते हैं। तीसरा एतराज़ तो इससे भी बड़ा है जो कि FATF का है, और वो एतराज़ क्या है? वो एतराज़ ये है कि दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग। चूँकि ये सीक्रेट होती है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता और ये जो
3-4 मैंने जजीरे आपको बताए टैक्स हेवंस, इनके ये अकाउंट्स को सीक्रेट रखने के, ये उसी तरह जैसे स्विस अकाउंट्स का आपके इल्म में है कि बड़ा चर्चा होता था कि वहाँ अगर रकम चला जाए तो उनके बंदे मर भी जाएं तो भी आपकी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है वो शो नहीं करेंगे। तो ये एक मेन एतराज़ात हैं जो ऑफशोर कंपनीज पे होते हैं। अच्छा, इसका पॉजिटिव पहलू क्या है उसका देखना भी ज़रूरी है। पॉजिटिव पहलू ये होता है कि ये ऑफशोर कंपनीज इस्तेमाल होती हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए, प्राइवेट कंपनीज इस्तेमाल होती हैं मर्जर ऑफ कंपनीज के लिए, जो ऑफशोर कंपनीज जो है वो मर्जर ऑफ कंपनीज के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसके दो बड़े रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से कई लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स बचाने के लिए नहीं जाते बल्कि रेड टेपिज्म और टैक्सेशन का जो इंतहाई पेचीदा निज़ाम ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है उससे बचने के लिए, यानी उनको आप अगर आसान अल्फाज में कहें तो वो टैक्स देना चाहते हैं, इसके बावजूद उनको इतना तंग किया जाता है और उनको इस कामों पे मजबूर किया जाता है और इतनी पेचीदगियाँ पैदा की जाती हैं कि वो उस रेड टेपिज्म से, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक या टैक्सेशन लेबिरिंथ्स कहते हैं, उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह खोलते हैं। एक और सबसे बड़ा रीज़न उसामा ये होता है जो समझना ज़रूरी है कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टनिटी हो, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना हो और लोगों को यानी उनको बेशुमार लोग जो अपनी वेल्थ को सीक्रेट इसलिए रखना चाहते हैं जहाँ अगवा बराए तावान बिल्कुल कॉमन हो, तो ये भी एक उनके जहन में होता है कि हम अपनी वेल्थ को सीक्रेट रखें, उसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होती है। सही। तो जब हमने ये समझ लिया है तो अब आप 700 बंदों का भी समझ लें, उनकी कैटेगरी आप पहले ही बता चुके हैं। देखें, जिन लोगों ने तो यानी ये इतना सीधा इसलिए नहीं है कि अगर जिन लोगों ये कह के जान छुड़ा लें अपनी के जनाब, जैसे अलीम साहब ने कहा कि जी मेरी तो चीज़ें डिक्लेयर हैं, तो डिक्लेयर तो हो गई, लेकिन आपके खिलाफ सिर्फ जो 62F यानी जो सादिक और अमीन की शिक है वो इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि आप डिक्लेयर्ड हैं। सही। बट FBR को, नैब को, वो सारा हिसाब आपको, यानी मनी ट्रेल जिसको रसीदें कड्डो कहते हैं ना, वो रसीदें तो आपको देनी पड़ेंगी अब जब ये एक सेल बन गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि मुख्तसर सी बात मैंने इसलिए लोगों को समझाई कि उनकी समझ में आ जाए। ऑफशोर कंपनी का कतई मकसद नहीं है कि वो इलीगल है, सही, लेकिन ये इतना सादा भी नहीं है। अच्छा आमिर साहब, एक आपने बहुत अच्छा किया, आपने ऑफशोर कंपनीज किस तरह से ऑपरेट करती हैं और ये लीगल है या इलीगल है इसकी सारी डिटेल्स बता दी, लेकिन ये बताएं कि ICIJ किस तरह से काम करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिजर्वेशंस भी हैं। मैं ये कि वो जब वो अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं, जो सारा कुछ दे रहे हैं, उसके साथ साथ वो कमेंट्री भी कर रहे हैं। जैसे इमरान खान का इनर सर्कल जो है वो इस सारे इशू में इन्वॉल्व है, या मोनी सिलाई के हवाले से उन्होंने ये कमेंट किया कि ना ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो होते हैं उनका करप्शन में होने का अंदेशा होता है, या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वार का एक टूल है किसी अदारे को बदनाम करने के लिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी तो कंपनी थी नहीं, लेकिन जो जर्नलिस्ट उसके साथ मुंसलिक थे 2 बंदे वो एक बाइस थे। तो इस तरह के बेताशा एक एलिगेशन का एक अंबार लगा हुआ है। तो ये ICIJ जो है इसकी वर्किंग किस तरह से है, ये किस तरह से आइडेंटिफाई करती है, किस तरह से इसको असिस्ट किया जाता है, और ये सारा कुछ, और क्या ये कमेंट्री भी साथ साथ करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जो लोग आ रहे होते हैं, मतलब कि जिस प्राइम मिनिस्टर का इनर सर्कल इसमें इंगेज है? जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ वेरी ब्रीफली। 2 चीज़ें हैं, एक तो जो आपने बात की कि जो कमेंट्री है, और दूसरी चीज़ हाउ ICIJ ऑपरेट्स। देखें, ICIJ की ये जो पैराडाइज पेपर की सीरीज़ आई है, ये इस पूरी ऑफशोर लीग्स की 4थी सीरीज़ है। 2013 में ये सीरीज़ शुरू हुई थी और पहली ऑफशोर लीग्स जो 2013 में आई उसका नाम ऑफशोर लीग्स था, और उसके बाद पैनमा और फिर जो है पैराडाइज, और उसके बाद जो है ये आपके सामने पेंडोरा पेपर्स आए, और ये सीरीज़ चलती रहेगी। आप शायद 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी और किस्त आपके सामने आए। उसकी वजह क्या है डोगर साहब, कि ये एक समंदर है जिसके अंदर छलांग आप, ये एक सिर्फ झलक है एक बहुत बड़े समंदर की। लाखों करोड़ों ऑफशोर कंपनीज दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं, न्यूयॉर्क से लेके और दुनिया का जो भी आप मुल्क उठा लें वहाँ पे ये कंपनियाँ ऑपरेट कर रही हैं। इस समंदर में अगर आम कारीन को, नाजरीन को समझाएं तो एक गोता लगाएं आप, और गोता लगा के जो कुछ आपके हाथ में आ जाए उसको ले आएँ और उसको छान पटक के उसको पॉलिश करके जो है वो दुनिया के सामने बेच दें, और फिर अगले गोता लगाने की तैयारी करें, जिस तरह पुराने ज़माने में मोती और हीरे समंदर से जो है वो गोताखोर निकाले करते थे। अच्छा, ICIJ किस तरह ऑपरेट करता है? देखें, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, उसकी वजह जो है वो एक सीक्रेसी का वो है जो हमारी
ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ICIJ की जो इम्पार्शियलिटी है वो भी आपके सामने आ जाए। दो चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ ये होती है, आप सारे सीनियर रिपोर्टर हैं, आपको पता है कि या तो कोई टिप ऑफ आपको मिलती है या आप जो है वो खबर को कहीं से निकालते हैं खुद जाके। तो एक डेटा जर्नलिस्ट का, जो कि डेटा जर्नलिज्म के और डेटा रिसर्चर्स हैं, वो माहिर हैं रिसर्च करने के और डेटा निकालने के। असल में टेक्नोलॉजी ने जहां हमारे लिए कई आसानियां पैदा की हैं, वहां हमारे लिए हमें कई जगह पे बहुत वल्नरेबल भी कर दिया है। हम समझते हैं हमने जो चीज़ डिलीट कर दी, ईमेल डिलीट कर दिया, या मैंने सिर्फ आपके साथ कॉन्वर्सेशन की तो वो मेरे और आपके दरमियान रहेगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है और ये कई दफ़ा प्रूव हो चुका है। तो जो अच्छे डेटा रिसर्च जर्नलिस्ट हैं, जो उसको डेटा जर्नलिज्म को जानते हैं, बल्कि इससे भी आगे बढ़े जो हैकर्स हैं, वो तो आप देखें क्या क्या काम नहीं कर लेते। तो ये डेटा जर्नलिस्ट इसको पहले जो है वो कुछ फाइलों को जो है वो इनको निकालते हैं, चीज़ों को जो जो उनके हाथ में आता है, और उसके बाद जो है वो ICIJ का एक बोर्ड होता है, उसके सामने ये पेश किया जाता है। तो ICIJ का जो बोर्ड है, जो सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो पहले इसका जायज़ा लेता है कि आया ये जो चीज़ है ये वर्थ वाइल भी है या ये सिर्फ हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और उसके बाद जो है उसके बाद डिसीजन होता है। लेकिन आप ये देखें कि जिन भी लोगों के नाम आए हैं उन सब से ICIJ रब्ता करता है। 2013 में मैं मुनीस इलाही साहब का आपको बताऊं, क्योंकि वो स्टोरी मैंने की थी। तो मुनीस इलाही साहब से एग्जैक्टली रब्ता किया गया और मुनीस इलाही साहब ने दो बातें। एक तो बात उन्होंने वही की जो आज कह रहे हैं कि जी मुझे पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं आप लोगों को कोर्ट में देख दूंगा। और उनमें से कोर्ट वाली बात तो आज तक नहीं हो सकी। यही बात आपको पता है मियाँ साहब और उनके बेटों ने भी कही थी, उनके लोगों ने भी कही थी कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने भी कोई कोर्ट में आज तक नहीं देखा। तो ICIJ अपनी तरफ से अपने हाथ पूरे साफ रखने की कोशिश करता है। उन तमाम लोगों से रब्ता किया जाता है, और जो लोग रब्ते के बावजूद जवाब नहीं देते तो वो लिखा जाता है कि उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, और इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो जो साहब या जो भी लोग उसको कोर्ट में जाएंगे तो उनको वो रिकॉर्ड पेश किया जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स वी ट्राइड टू कॉन्टैक्ट यू। अच्छा, जल्दी से ओपिनियन वाला बता दें कि जी इमरान खान नारा तो लगाते करप्शन के खात्मे का, सर्कल। जी गुलाम साहब आप सवाल करें। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आमिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने अभी फरमाया ICIJ की जो वर्किंग है जितनी आप बता सकते थे उसके बारे से बताया। क्या आप जब परफार्मा भेजते हैं, सवाल भेजते हैं पर्सन कंसर्न को, तो क्या उसमें आप एक क्वेश्चन ये भी लिखते हैं कि इधर जो एसेट्स हैं या ऑफशोर है ये लायबिलिटी लीगल है, इलीगल है, या ये आपने डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड है, ये टैक्स एविजन है या टैक्स अवॉइडेंस है? इस तरह का कोई एक आध जुमला लिखते हैं ताकि एंड पे जब आप रिजल्ट दें, पब्लिश करें चीज़ों को, तो उसमें हो कि ये रब्ता हुआ और इन 3 सवालों का तो बिल्कुल जवाब नहीं दिया गया, जिसमें टैक्स अवॉइडेंस जो थी या टैक्स एविजन का, और दूसरा डिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड का, और इसके सोर्स का। बस आपने मलिक साहब खुद ही सारी बात एक्सप्लेन कर दी है। यही सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं। तरतीब में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो पूछा जाता है कि वजह क्या थी, आपने किस वजह से ऑफशोर कंपनी बनाई। तो कोई उसका मसलन शौकत तरीन साहब अगर ये जवाब दें कि मैंने जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बनाई, तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफशोर कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत थी। आई एम श्योर कि उनके पास कोई इसका जवाब होगा, लेकिन ये चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। कोई इसका जवाब ये देता है कि जनाब मुझे मेरे वालिदैन की तरफ से प्रॉपर्टी मिली तो मैंने जायदाद ख़रीदने के लिए जो है वो, तो बाय द वे आपने शायद AP ने स्टोरी आज रिलीज़ की है पेंडोरा पेपर्स के हवाले से कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लंदन में ख़रीदी गई है, यानी 87,000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं जो बेनामी हैं, एनोनिमस हैं। आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के बड़े मुल्कों में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनसे बिल्कुल पूछी जाती हैं, सोर्स भी पूछी जाती है और वो सब, और जिसका जवाब वो देना चाहते हैं वो उसका जवाब देते हैं, और जिसका जवाब वो नहीं देना चाहते ज़ाहिर है ICIJ उनको कतई मजबूर उसके सिलसिले में नहीं कर सकता। अच्छा, ये फरमाइए कि ICIJ ने इतने ममालिक से, 100 से ज़्यादा ममालिक से जर्नलिस्ट हैं और इतनी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट, उसमें भी 2 साल लगे ये चीज़ें सामने लाने में। अब ये हमने जो पाकिस्तान में वर्किंग देखी है वो तो एक केस में हमने 20-20 साल देखे हैं। आपने मुनीस इलाही साहब की मिसाल दी कि 2013 में पहली दफ़ा मामला आया था, अब माशाल्लाह इस चीज़ को 8 साल हो गए हैं। तो अब ये जो कमीशन बनाया है, आपको देखते हुए सारी कारकर्दगी पाकिस्तान में इदारों की, क्या लगता है कि 2 साल तो ICIJ का लग गए कि इस चीज़ को सामने लाने में, तो इनको एक एक को परखने में, 700 लोगों को
कितना टाइम लग सकता है? देखिए, वैसे तो अगर तो दिली तौर पे बात की जाए तो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप कि एटलीस्ट कोई कमीशन बना और कोई ना कोई हिलजुल जो है वो हुई है। वरना पैनामा पेपर्स पे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हमें हुई कि आपने खुद अपने उसमें बता दिया कि उसमें तो 449 लोगों को बाद में कभी पूछा तक नहीं गया। वो एक कार्रवाई हुई, उस एक कार्रवाई को भी हम सब जानते हैं वो क्या उसका मामला, अगर वो मामला भी उनका सेटल होता तो शायद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो नहीं होती। बाय द वे, मैं एक यहाँ पे गलतफहमी हमारे पीटीआई के साथी और कुछ सहाफ़ी एंकर्स जिनको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है, वो बार बार कहते हैं कि जी नवाज शरीफ का नाम था पैनामा पेपर्स में, तो बिल्कुल भी उनका नाम नहीं था। पैनामा पेपर्स में उनके बच्चों के नाम थे और उसकी वजह से। और दूसरी बात, नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो पैनामा पेपर्स की बुनियाद पे नहीं हुई थी, आपको पता है, वो एक अकामे की बुनियाद पे हुई थी। हाँ, बाद में जो केसेस उन पे बने और उनको जो सज़ा हुई थी वो इन्वेस्टिगेशंस स्टेम्ड फ्रॉम पैनामा पेपर्स, यानी पैनामा पेपर्स से जो इन्वेस्टिगेशन निकली उसकी बुनियाद पे हुई। ऐसा ही। तो ये जो आपने अकाउंट वाली बात की, मैं इसको बताऊं कि देखिए उसमें अगर तो ट्रैक रिकॉर्ड पीटीआई का देखा जाए तो वो तो मायूस कुन है। यानी आपने बीसीओ कमीशन देखे हैं जहांगीर तरीन से लेके, और दवाओं का कमीशन और बिजली का कमीशन और कर्जों का कमीशन। मैं नहीं समझता किसी का भी आज तक आपने कोई एंड रिजल्ट जो है वो किसी उसका देखा हुआ हो। लेकिन चूंकि अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने एक कमीशन बनाया है, तो वी होप कि कोई ना कोई इस पर कार्रवाई होगी। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप समझते हैं कि कोई बहुत, हमें तो 2 साल इसलिए लगे कि लाखों फाइल्स हैं, हज़ारों की तादाद में ऑफशोर कंपनी सामने थी और हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो स्टेट के पास होते हैं। ना हम किसी को समन दे के तलब कर सकते हैं, ना हम किसी को फ़ोन करें और वो ना उठाए तो हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें सीधी सीधी कैटेगरी है। जो तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने, यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर्स हैं, उनको 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। नंबर 1, इधर इट इज़, एक तो डिक्लेयर्ड है, और अगर डिक्लेयर्ड है तो दूसरी चीज़ सोर्स ऑफ इनकम बता दे। और वो लोग जो मेंबर नहीं है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और वो नहीं है हाउस होल्ड, उनको सीधा सीधा FPR को जवाब देना है। वो जैसे अलीमा खान साहिबा को जुर्माना लगा के छोड़ दिया, उनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इनकम टैक्स का जुर्माना उनको देना पड़ेगा अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और टेरर फाइनेंस नहीं की। इन 2 के अलावा अगर तो सिर्फ उन्होंने यानी टैक्स बचाया है तो उसके तो इनकम टैक्स के तहत जो एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो। अच्छा आमिर साहब, एक और चीज़ देखिए आमिर, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक जिस तरह से अभी जो पेंडोरा पेपर्स के ऊपर जिस तरह से अभी कमीशन बनाने की बात की गई है, वज़ीर आज़म के मतहत ही वो कमीशन बढ़ रहा है, मोस्टली वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द के लोग के नाम आए हैं, या उनकी कैबिनेट के लोग हैं, या उनके करीबी दोस्त अहबाब हैं, तो क्या इस हवाले से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं वो डेवलप होगा कि ख़ुद ही उन्हीं के लोग जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं या इंक्वायरी देख रहे हैं, और लोगों को क्लियर कहते हैं कि हम क्लियर करते जाएंगे, जो नहीं क्लियर होंगे उनको हम आपकी बात बिल्कुल मलिक साहब मैं समझ गया कानून के मुताबिक। और अगर हम पीटीआई की बात पे जाएं तो फिर तो इनको कम से कम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनसे उस वक्त तक इस्तीफा लेना चाहिए जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। ये अगर पीटीआई के स्टैंडर्ड पे जाएं, जो कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया, क्योंकि नवाज शरीफ के वक्त भी उनका यही स्टैंडर्ड था कि आप पहले घर जाएं, बिकॉज यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एंड यू कैन, जिसे कहते हैं कि आप मुतासिर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। तो अगर तो ये बात की जाए तो फिर उस हिसाब से तो ये बात ठीक है। लेकिन उसके साथ मैं ये कहूँ कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर को शक का फ़ायदा दें और ना उनके खिलाफ उनकी नीयत पे ये शक करें, तो फिर ये हो सकता है कि वो, चूँकि उन्होंने पीछे भी कुछ लोगों के साथ ये किया है कि वो अगर इन लोगों से इस्तीफ़ा ले भी लें तो मैं समझता हूँ इससे उनका जो कद है वो बड़ा हो जाएगा। यानी इनकी नीयत पे शक किए बगैर अगर सिर्फ पॉलिटिकली देखा जाए तो इन 3-4 लोगों से इस्तीफ़ा लेना प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हक में होगा, और आइंदा आने वाले प्राइम मिनिस्टर और आइंदा आने वाले लोग जो हैं इस डिसीजन को कोट करेंगे और एक ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। फिर चाहे आगे नून लीग की हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए या पीटीआई ही की हुकूमत आए,
So this is a very good time to set an example. अच्छा प्राइम मिनिस्टर का कुछ आमिर साहब इसमें एक और चीज, ये चीज तो पता चल गई कि जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों ने इलीगल पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया, लेकिन इशू ये है कि एक और चीज़ जो सामने आई वो ये है कि सारी दुनिया में जो इल गॉटन मनी है, जो इलीगल पैसा है, उसकी अल्टीमेटली जो फ्लाइट है वो यूरोप या यूके में है और वो सेफ हेवन है। तो क्या मेरा मतलब 600 जर्नलिस्ट है, तो क्या यूके पर या ऐसे ममालिक जो सेफ हेवन है उन पे प्रेशर नहीं आएगा? वो गंदे नहीं होंगे कि जनाब सारी दुनिया का गंदा पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं? 20 सेकंड्स है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आ चुका है। आज ही आप जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसकी अपील देख लें। उन्होंने लंदन से कहा है, यानी यूके से कहा है कि आप अपना डिफेंस मजबूत करें, आपका डिफेंस कमज़ोर है। और यहाँ सारी दुनिया की इल-गॉटन मनी जो है, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा मरकज़ इल-गॉटन मनी की जो आखिरी फ़्लाइट जहाँ पे लैंड करती है वो लंदन है, जहाँ 87,000 बेनामी जायदादें जो हैं वो मौजूद हैं, जो सारी दुनिया से चोर लुटेरे इकट्ठे होकर जो है जिन्होंने वहाँ पे ख़रीदी है। जी, बहुत बहुत लतीफ़ साहब, मेंबर ICIJ, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी तफसील से आपसे गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है कि सब चीज़ें लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो कमीशन बनाया है वो किस तरह से आगे काम करता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम हैं पूरी दुनिया में और वो लगे हैं कि इन मामलों को किस तरह से अब दबाया जा सके। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने कमीशन बनाया, ऐसा किसी और मुल्क में अभी तक नहीं देखा गया। सबसे पहले इनिशिएटिव पाकिस्तान में लिया गया है और अब पहले भी जिस तरह से पनामा पेपर्स आए, उससे पहले जिस तरह बता रहे 2013 से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो कोई खातिर खा नताइज नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से प्रेशर ज़रूर बढ़ता चला गया। अब देख रहे हैं कि भाई ये जो जिस तरह बाबर डोगर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जी ये जो अमीर मुल्क हैं, जो इमरान खान साहब भी कहते हैं जी वो सारा पैसा लूट के ले जाते हैं, वो कब इस तरह से कानून साजी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन मिल रही है जनाब। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। चेयरमैन नैब के हवाले से काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी, क्या होगा, कोई नया शख्स आएगा या एक्सटेंशन दी जाएगी। अब वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी साहब ने यह कह दिया है कि जी ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है, बुध को ये सामने आ जाएगा और हमने फैसला कर लिया। लेकिन शहबाज शरीफ जैसे शख्स से किसी तरह की मुशावरत नहीं हो सकती, जबकि कानूनी तौर पर तो अपोजिशन लीडर से मुशावरत होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो शख्स खुद करप्ट होगा उससे हम कैसे मुशावरत करेंगे। अपोजिशन के चाहिए कि कोई और आदमी हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर सामने ले आएँ। अब हुकूमत ने खुद ही फैसला कर लिया है और ख़बरें यही हैं कि जी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो मौजूदा चेयरमैन है नैब के, उन्हीं को एक्सटेंशन दी जा रही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना? जाहिर है कि अपोजिशन तो इस पर शोर करेगी, क्योंकि जब से जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब लगे हुए हैं उनको शदीद इतराज़ है। वो तो कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ है। देखिए, एक तो वाक़या है जो चेयरमैन नैब को तौसीह देने का, इसके साथ ऑर्डिनेंस में एक तरीक़ाकार भी वाज़े करने की कोशिश की जा रही है कि नया चेयरमैन नैब वो किस तरह से लगाया जाएगा और किसकी मुशावरत से लगाया जाएगा, ताकि ये तौसीह जो है वो उनको इस लिहाज से दी जाए और उनके सामने टारगेट रखे जाएं कि ये टारगेट हैं, ये आपने 4 महीनों में काम करने हैं, तो इस दौरान ये आप अहदाफ हासिल करेंगे। इस तरह से तौसीह जो है वो की जा रही है और साथ ऑर्डिनेंस भी उसमें नया चेयरमैन नैब जो है उसको तैनात करने का तरीका भी शामिल करने की कोशिश है। क्योंकि अगर सिंगल एक ही काम किया जाता है कि फॉर द टाइम बीइंग चेयरमैन नैब जो हैं वो लगा दिए जाएं और तौसीह कर दी जाए उनके पीरियड में, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक दफ़ा ये काम किया था जब चौधरी निसार अली ख़ान अपोजिशन लीडर थे और चेयरमैन नैब ऐसे ही लगा दिया गया था बग़ैर मुशावरत के। तो मेरे ख्याल में वो स्ट्राइक डाउन हो गया था अदलिया से। अच्छा, तो वो अगर इस तरह से सिंगल हैंडली ये किया जाए तो वो फिर वो उन्होंने खैर ऑर्डिनेंस नहीं लाए थे वो, तो स्ट्राइक डाउन वो उनका जो फैसला था वो हो गया था। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ भी सामने आ रही है कि आर्टिकल 89 है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि उनके ऑर्डिनेंस के हवाले से ये ऑर्डिनेंस के हवाले से आर्टिकल है 89। इसमें ये कहा गया है कि अगर
दोनों ईवानों में से कोई भी एक ईवान किसी भी ऑर्डिनेंस को पहले टाइम या दूसरे वक्त के लिए वो पास करना चाहे तो पास कर सकता है। अच्छा, वो उसको अगर मनसूख करना चाहे तो सादा अक्सरियत से मनसूख कर सकता है। तो सेनेट में अक्सरियत है अपोजिशन की, उसमें तो गवर्नमेंट की अक्सरियत नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट के साथ इसी तरह से वाकई अपोजिशन कर रही है तो फिर वो सेनेट में इस ऑर्डिनेंस को एक करारदाद के ज़रिए से नल एंड वाइड करार दे दे। अच्छा। और ये ख़त्म हो जाएगा फिर एक बहरान शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर देख लें कि अदालत जाना है या क्या करना है। अच्छा, तो ये तवज्जो तलब मसला है ये वाला। अच्छा, तो बार बार कहा जाता है जी ठीक है। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर ने भी उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, तो ये वाकई एक बहरान आ सकता है। लेकिन बाबर डोगर साहब, अब देखिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ केसेस तो हैं, तो ये तो एक क्लासिक केस बन जाएगा कि आप सियासत में आते ही इसलिए हैं कि आप ओहदों पर बैठ जाएं और उसके बाद ऐसे इदारे जहाँ पर बैठ कर कोई एहतसाब कर सकता है वो अब अपने लोग लगा दें। अब इस लिहाज से शायद हुकूमत जो है वो डरी हुई है। सामा साहब, अपने लोग किस तरह से लगा जाएं? मेरा मतलब ये है कि कोई कंसेंसस डेवलप होगा तो कोई बंदा आके लगेगा ना। ये तो नहीं है। अब अपोजिशन लीडर जो है बहरहाल वो उसका अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का भी एक तरीक़ाकार है कि वो बंदा जो एक पार्टी जिसको नॉमिनेट करे और वो अपोजिशन लीडर होगा। APMLN एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने शहबाज शरीफ को अपना, वो उनके सदर हैं, उनको अपोजिशन लीडर अपॉइंट किया। वो एक आइनी ओहदा है। ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि मैंने एक आइनी ओहदा है, मैंने उससे कंसल्ट ही नहीं करना? आप ये ओहदों की बात हो रही है, ये बंदों की बात ही नहीं होती। कल कोई ये हो जाए कि जी दूसरा कोई और इशू आ जाए, जिससे जो है उसका इलेक्शन कमीशन का इशू आ जाए, तो उस पर अपोजिशन जो है वो कहे जी हमने प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट ही नहीं करना। ये जो है ये इसका तो अपना केस वहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा। तो सर ये तो वैसे ही ये गलत चीज़ है, चाहे जो भी है वो अल्टीमेटली वो एक प्रोसीजर से गुजर के आ गए हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, अब उनके केसेस चल रहे हैं। तो अब किसी पे हो सकता है झूठे केस हो। शहबाज शरीफ पे कोई केस जो है साबित तो नहीं हुआ। अगर साबित हो जाए तो फिर आप कह दें अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके साथ साथ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। जब कंप्लीट हो जाएंगे, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, अब मुझे एक बात बताएं, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसका चेयरमैन नैब से क्या लेना देना है? वो तो जज के पास है, जज ने फैसला करना है। उसमें प्रोसिक्यूटर है या दूसरे वकील है। सारा केस तो नैब ही लेकर गया ना, तो ले गया ना सर। अब तो आगे एविडेंस की बुनियाद पर फैसला हो जाना है। सर ये तो वो है कि जनाब जो चोर है वो डिसाइड करेगा जी ये कौन तफ्तीश करेगा या मेरे खिलाफ कौन होगा कौन नहीं होगा, वो डिसाइड कर दे। वो अपने किसी बंदे को लगा दे, जिसको वो अपॉइंट करवाएगा वो उसके खिलाफ कैसे जाएगा? उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा इस तरह से काम करना। मतलब इसका दूसरा एंगल भी देख देखिए, ये अगर प्राइम मिनिस्टर साहब है वो ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन सारी अंदर हो जाए तो फिर क्या होगा? मेरा मतलब है गवर्नमेंट तो ये हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितनी भी अपोजिशन है सारी को अंदर तुम दो, कोई मेरे सामने खड़ा ही ना हो। तो अगर गवर्नमेंट जो है इस तरह की लेजिस्लेशन कर रही है फिर यही कर दे कि जनाब सारी अपोजिशन जो है उस पर वो सारी नैब में होगी। नहीं, अब वो अगर कर सकते तो कर देते। इमरान खान साहब तो शुरू में कह रहे थे मेरा बस चलता तो मैं पता नहीं कितने 500 लोगों को अंदर करता, लेकिन वो नहीं हो सका। जी गुलाम साहब, शॉर्ट कमेंट। मैंने फिर क्वेश्चन नहीं, वो चेयरमैन नैब साहब के लिए देखें, अगर अपॉइंटमेंट का आप ये देखें कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं जस्टिस राय जवेद इकबाल साहब, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लगाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मार भी उन्हीं दोनों जमातों के रहनुमाओं ने खाई है जनाब से। तो वो ये मैटर नहीं करता कि कौन किस तरह किसको लगा रहा है। बात यह है कि जो आइनी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा जब अहद उठा लेता है, जब हलफ उठा लेता है, तो फिर उसके बाद तो वो आपको पता है कि ये हलफ उठाने के बाद फिर अपनी मर्जी वो कर सकते हैं। उनके पास तो फिर वो केन उनके हाथ में होता है, तो जो जिधर से वो चलाना चाहे चला सकते हैं। उस वक्त तक फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर, ये एक तयशुदा अमर है इस मामले में। लेकिन जो जिस तरह आपने कहा कि वो कह रहे थे कि मेरा बस चले तो मैं बहुत कुछ कर दूं, तो अभी तो बस चल रहा है, बेहतरीन उनका चल रहा है। अभी तो पेंडोरा पेपर्स भी आ गए हैं, अपने लोगों को करें अंदर सारों को पकड़ के। अच्छा, अब इसमें बाबर अवान साहब हैं, वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम हैं, शहजाद अकबर हैं। चलो शहजाद अकबर को आप कर भी नहीं अलग, तो फ़रोग़ नसीम साहब, बाबर अवान साहब, इनका बड़ा तजर्बा है और इनकी बड़ी एक्सटेंडिंग है
कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बेहतरीन मशवरा देने वाले लोग हैं। अब ये इनको गलत मशवरा तो नहीं देना चाहिए। आगे माशी टीम जो है उसने बड़ा फंसाया इमरान खान साहब। मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब भी जो थे, शरीफुद्दीन पीरज़ादा, वो अपने आप को आयन के खालकों में गर्दानते थे, लेकिन वो सीनियर भी मेरे ख्याल में शायद उनसे ज़्यादा सीनियर कोई, वो उससे ज़्यादा सीनियरिटी शायद किसी की ना ही हो, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब भी हमने देखा उन्होंने जो इमरजेंसी होती थी, जो नया पीसीओ होता था, हमेशा उन्होंने वो उसको ड्राफ्ट किया था। ये हर बंदे के अपने अपने नसीब की बात है कि उसके नसीब में क्या चीज़ आती है ड्राफ्टिंग के लिए। और ऑर्डिनेंस भी कल मुझे एक बात बताएं, बाबर अवान साहब पे भी नैब के केसेस रहे हैं। वो इस्तीफा भी दिया था उन्होंने। जी इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद वो उससे निकल के बाहर आए हैं कल, और वो अब नैब पे वो लॉ भी वो ड्राफ्ट कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बता दें कि कल अपोजिशन ये कहे कि जनाब वो बंदा जो इसी चेयरमैन नैब के अंडर नैब में पकड़ा गया और इसी चेयरमैन के अंदर जो है वो क्लियर भी हो गया, इस तरह तो क्लियर भी हो गया, इमरान खान साहब के खिलाफ केस किया था तो वैसे ही एक अनायत हुई। बाबर साहब फिर उनको वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से होकर आए। वो अपोजिशन तो ये कह रही है, वो ये कह रही है कि मालम जब्बा का केस तो आज तक उठाया नहीं गया, उसके अलावा और भी बेतहाशा केसेस हैं, उनकी तो इन्होंने आज तक देखा ही नहीं है। तो ये जो चेयरमैन है ये तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो गया। जो पीटीआई के केसेस हैं उनकी तो ये देखते ही नहीं है, और जो नून लीग के या पार्टी के केसेस हैं वो सारे पिक एंड चूज कर रहे हैं। जो है वो सर सबूत ले आए, इतने क्लियर कट है तो अपोजिशन चली जाए, सुप्रीम कोर्ट में लेकर चली जाए, अगर बिल्कुल उनके पास इतने अच्छे सबूत हैं और उनको लगता है कि नैब ठीक तरह से केस के टेकअप नहीं करा, तो उधर जाके और देख लें। शोर मचाते ही रहते हैं, रोज शोर मचा रहे हैं, यही तो वो एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब जो चेयरमैन नैब उसको पीटीआई के केसेस नजर ही नहीं आते, और जो अपोजिशन के केसेस वो नजर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताया, चेयरमैन नैब वैसे 75 साल के हो चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या सर्व करना है? मुझे नहीं याद कि कोई इतना इस उम्र में भी कोई सिविल सर्वेंट होगा जो सर्व कर रहा है। किसी यंग को ले आए, किसी पढ़े लिखे बंदे को ले आए, कोई और बंदा पाकिस्तान में नहीं है क्या इस क्वालिफिकेशन में कोई और बंदा नहीं है जिसको लाया जा सकता है? हुसैन असगर जो थे वो इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, इमरान खान को पसंद थे, उन्होंने उनको डीजी एंटी करप्शन लगाया, डिप्टी चेयरमैन लगा दिया, उनका इंटरव्यू भी किया, उनको लगा देते। लेकिन मसला ये है कि हुसैन असगर की एक रेपुटेशन है कि वो जो गलत काम है वो नहीं करता, जो काम वो समझता है कि ये गलत है वो नहीं करेगा, ना वो फिर किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। तो फिर उसामा साहब मसला ये हुआ कि वो बंदे पसंद हैं जिनको जो कहा जाए वो कर दें। इसका मतलब ये है कि वो बंदे पसंद हैं जिनको जो कहा जाए वो कर दें, जो बंदा जो है वो ना करे वो पसंद नहीं। लेकिन सर बात यह है कि कोई शख्स अगर कारकर्दगी दिखा रहा है हुकूमत की नजर में, उनको है तो ऑर्डिनेंस पे पहले भी लाए गए हैं और अब भी है, तो जिस तरह हुकूमत को क्या उनको लगता है कि भाई रिकवरी हुई है, पहले से काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों अरब रुपया रिकवर किया, तो आप देख लेते हैं कि अगर ये मामला अदालत में जाता है जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर देगी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये डॉक्टर्स का एहतजाज हर हुकूमत में हुआ है, अब भी डॉक्टर सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फिर नाखुशगवार मनाजिर देखने को मिले हैं। यंग डॉक्टर्स हर दौर में एहतजाज करते नजर आए, अब फिर काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं और वो PMC की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के साथ तसादम हो गया, कई डॉक्टर्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब ये कहते हैं कि जी नया जो निज़ाम लाया गया है टेस्ट करने का, ये नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब का कहना यह है कि जी आलमी मेयार से कम नहीं होने चाहिए हमारे डॉक्टर्स। हाल ये हो गया है कि कई ममालिक ये हैं कि पाकिस्तान की अब डिग्री ही नहीं मानते, तो हम चाहते हैं हमारे डॉक्टर्स भी आला मेयार के हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हों। लेकिन पहले तो बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर्स दुनिया में नाम बनाते रहे हैं। आप दुनिया के किसी बड़े मुल्क में, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, कहीं भी आप देख लें कि जहाँ दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ आप समझेंगे कि हैं, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये क्यों इतनी बुरी नौबत आती है? पहले क्यों नहीं मामला हल हो जाते? देखिए, सबसे अहम बात तो PMC के हवाले से है कि PMC अपने ही ऑर्डिनेंस को वायलेट कर रहा है। अगर PMC का हम देखें कि पहले स्टूडेंट्स जो MBBS के थे वो एहतजाज कर रहे हैं, इससे पहले कौन लोग एहतजाज कर रहे थे? MD CAT के स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे। इनको जिनको रिकग्निशंस दी गई हैं इनको आगे रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा।
RMP नंबर नहीं दिया जा रहा है इनको, अब ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये टेस्टिंग सिस्टम किस तरह के कैसे नाफज किए जाते हैं, किन लोगों के कहने के ऊपर नाफज किए जाते हैं, ये बहुत सवाल है। अगर MD CAT की बात करते हैं तो PMC कमीशन का जो ऑर्डिनेंस है उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसा सेंटर या ऐसा वो नहीं बनाया जाएगा जो इंडिविजुअली जिसको मैनेज किया जा सके। पूरे पाकिस्तान में वन टाइम पेपर्स होंगे। इन्होंने हर महीने हर हफ्ते एक MD CAT पेपर्स बनाने शुरू कर दिए, आउट ऑफ कोर्स चीज़ें देनी शुरू कर दी। अब अपने ऑर्डिनेंस के ऊपर भी अगर PMC नहीं चल सकता तो फिर किस चीज़ के ऊपर चलेगा? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत है? और वो कंपनी जिसने ये टेस्ट लिए थे वो मई में कंपनी इनके पास आती है और इनके पास प्री क्वालिफाई करवाती है अपने आप को, जबकि उस वक्त उसकी जो क्वालिफिकेशन थी कंपनी की वो पूरी नहीं थी। जो टेस्ट ले रही है वो जाके जुलाई में उसकी पूरी होती है क्वालिफिकेशन। बात ये है कि आप किसको उल्लू बना रहे हैं? ये PMC की ये हालत है। तो अब यहाँ पे जो 5-5 साल जिन्होंने मेहनत की हुई है उनको आप पहले कभी इधर का चक्कर लगा रहे हैं, कभी उधर का चक्कर लगा रहे हैं। पहले अब इनको करना क्या चाहिए था? PMC के काम, ये बच्चों की रजिस्ट्रेशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन इन्होंने क्या कभी हॉस्पिटल्स में जो इनके पास रजिस्टर्ड हैं वहाँ कभी इंश्योर किया है कि 40% बेड खाली हैं गरीबों के लिए? क्या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कोई टीचिंग हॉस्पिटल 40% गरीबों को फ्री इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है? कभी इसके ऊपर PMC ने देखा है? नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी सूरत वो नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ उनके अपने मफादात हैं। हर 2 साल बाद रिकग्निशन दे दी जाती है। ऐसे ऐसे केसेस मैं आपको बता दूं, PMC के पहले PMDC थी, उसके होते हुए ऐसे ऐसे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड किए गए हैं, ऐसे ऐसे अदारे रजिस्टर्ड किए गए हैं प्राइवेट जिनको किसी तौर पे भी रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता प्राइवेट सेक्टर में, और वो कभी उनको फॉलो नहीं करते रूल्स को। तो ये सारे PMC के खड्डे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये PMDC था अब PMC हो गया। किधर जाएंगे, क्या करना है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल ठीक गुलाम साहब, इस पर नोटिस लेना चाहिए। और ये अब ये नहीं कहा जा सकता जी किसी और पर है, ये तो इस्लामाबाद है, बराह रास्त इमरान खान साहब जो हैं इस पर कुछ करना चाहिए। वो तो खुद बड़ी अच्छी तरह जानते हैं मेडिकल के शोबे को, उनका तो नाम ही यहाँ से बना था क्रिकेट के बाद शौकत खानम हॉस्पिटल से जो उन्होंने फैलाया, तो वो तो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं इन सारे मामलात को, तो इसको उनको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये है इस्लामाबाद, अगर ये होता कोई और इलाका तो हम कहते जी बुज़दार साहब हैं और वो शायद कोई इस तरह के मनाजिर ना होते, वो शायद बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते इन चीज़ों को। वो तो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें हैंडल करते हैं। उसामा साहब, बुज़दार साहब आजकल बड़े गुस्से में हैं। अच्छा, डंडा उन्होंने हाथ में पकड़ लिया है और उन्होंने कहा जी कि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, किसी सूरत में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर दिया, और धड़ाधड़ सस्पेंड किए जा रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वो बंदों को उड़ाई जा रही है। करप्शन पर अभी चंद दिन पहले उन्होंने उनको जो चाय पेश की गई, उस चाय को उन्होंने जब पिया, जब उसको टेस्ट किया तो उनको लगा कि ये जो इलायची है ये वो वाली इलायची नहीं है जो पहले मिलती थी, इसमें कोई गड़बड़ है। अच्छा, बड़ा गुस्से में आया। उन्होंने कहा, ये उनको कहा गया कि नहीं सर ये लाहौर की बेहतरीन दुकान से खरीदी गई। उन्होंने कहा नहीं, इसका टेस्ट वो नहीं है, ये टेस्ट जो है ना ये मुझे हल्का लग रहा है, ये इलायची की जो क्वालिटी है ये हल्की है। उस पे उन्होंने 2 बंदे सस्पेंड कर दिए कि ये इलायची जो है ये हल्की क्वालिटी की बात करें, किसी मुगल शहनशाह की बात करें, उसामा साहब 2 बंदे सस्पेंड किए, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब 7 क्लब रोड पे जो DG खां से लोग आते हैं उनको 7 क्लब रोड पे ठहराया जाता है, उनको बड़ी आओ भगत की जाती है, सरकारी खर्चे पर की जाती है। सर जारी बात है, अपनी जेब से थोड़ी की जाती है। मेरा मतलब है कि वो सरकारी मेहमान है ना, 7 क्लब रोड सरकारी दफ्तर है, वो जो आते हैं लोग वो सरकारी मेहमान है, तो उनकी सरकार से उनकी खिदमत मुताबिक करनी के पल्ले से करनी है। अब वो जो लोग आए उन्होंने उस्मान बुज़दार से कहा कि जनाब हम DG खां से आए थे, साईं ये जो आपके बंदे हैं इन्होंने हमारी कोई खिदमत नहीं की, इन्होंने जो चाय दी हमें उसमें कप का रंग कुछ और था, प्लेट का रंग कुछ और था, तो मज़ा नहीं आया, जिस पे उस्मान बुज़दार साहब ने 6 बंदे सस्पेंड कर दी।
क्रॉकरी एंड कल्ट्री डिपार्टमेंट के 6 बंदे सस्पेंड कर दिए कि जनाब तुमने कैसे जुर्रत की कि मेरे मेहमानों का कप और पिच डिफरेंट दे दी। मुझे तो लगता है ये काम कभी पाकिस्तान की तारीख में शहबाज शरीफ साहब ने भी इस तरह नहीं किया होगा, उनको बड़ा शौक था लोगों को सस्पेंड करने का। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं रंग फर्क है, यानी वो प्याली और प्लेट फर्क है, वो सेट में से फर्क है, इतनी बारीकी और ऐसी साहब वो देख और सर इसके अलावा भी सुन लें, ले रहे हैं वो उसके अलावा भी सुन लें, इसके अलावा भी सुन लें, वो आजकल इतने गुस्से में इस पे नहीं ठहरे। उन्होंने ना ये कि 4-5 बंदे सस्पेंड किए, कुछ रिपेट्रिएट कर दिए इस गुस्से में कि इलायची ठीक नहीं डाली, पिरचे और कप का रंग एक नहीं था। उसके साथ साथ उन्होंने 6 बंदों से उनकी गाड़ियां वापस ले ली कि तुम काम सही नहीं कर रहे, तुम्हारी वजह से ये इलायची भी ठीक नहीं आई और तुम्हारी वजह से ये कप और पिरचे। उन्होंने कारकर्दगी का मतलब कुछ और ले लिया है, वो जाती अपने उस तरह देखने। मतलब ये तो मुगल दौर में मुझे नहीं याद आ रहा कि बादशाहों ने भी इस तरह से किया होगा कि जी चले चाय खराब थी, उसमें कुछ चीज़ गलत हुई थी, उन्होंने कहा जी इलायची की क्वालिटी पसंद नहीं है और जनाब वो प्लेट और कप उसका रंग फर्क है। ये इनको हो क्या गया है 3 साल में? ये तो बड़े सादा आदमी थे, बड़े जनाब, इनके तो घर में लाइट नहीं होती थी। जी गुलाम साहब ये कैसे हो गया? जब वो काम करते हैं तो आप इस तरह की बातें करते हैं। अब वो जाहिर बात है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हो, तनख्वाहें ले रहे हों लोग, चाय भी ना बनानी आती हो, और वज़ार साहब कोई और चीज़ें तो पीते नहीं हैं रात वाली, और अगर वो वाले हों पार्टियों वाले तो फिर तो अलग बात है। शरीफ आदमी अब चाय भी अच्छी ना पिए तो फिर और क्या पिए वज़ीर आला बन के। तो दूसरा ये है कि जो वहाँ जो डीजी खान से आया लोग हैं या जो वहाँ नहीं जो लोग वहाँ पे इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर उनको नहीं समझ के पिरच और प्याली कौन कौन सी किस तरह की देनी है, फिर मेरे ख्याल में उस पूरे दफ्तर को ही बंद कर देना चाहिए। ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है, उन्होंने निकाल दिए सारे, उन्होंने कहा जी नए रखें, ये इस काबिल नहीं कि इनको रखा जाए, इनको यही नहीं नजर आता पिरच कौन सी और प्याली कौन सी है। ये तो माने ना गुलाम साहब, ये है गवर्नेंस, कमाल है। वो हमने अंग्रेजी में ना स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी चाय की प्याली में तूफान, तो ये तो वाकई वो तूफान ले आए हैं, उन्होंने पूरे पंजाब को बदल के रख दिया है। अब ये स्टैंडर्ड उन्होंने कायम कर दिया है। मतलब देखिए ना, अब ये आप नहीं करप्शन भी नहीं करते, और अब तो जनाब उन्होंने कमाल कर दिया है। शहबाज शरीफ को लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को भूलना चाहिए लोगों को, क्योंकि इनसे भी जब पूछते थे शुरू में जब ये आए हैं तो इनसे पूछा किसी ने कि वज़ार साहब तुसा लौर के लगे हो, कहते मैं शहबाज शरीफ लग गया। तो वो ठीक है, अच्छा वो इस तरह की सूरत हाल है। तो वो अब इस तरह के काम तो करेंगे। अच्छा, जिस तरह ये तेजियां हैं, अगर वो किसी ऑफिसर के साथ इस तरह करेंगे, बाहर निकलेंगे बड़े अफसर के साथ, कोई 21 ग्रेड वाले के, तो पता नहीं आगे से वो 21 ग्रेड वाला क्या करे। इसको अब जहां उनका बस चलता है वहां तो वो चला रहे हैं। यकीन करें ये वाकई नाकाबिल यकीन खबर है। सर आप कह रहे हैं 21 ग्रेड वाले अफसर के साथ क्या करेंगे? उन्होंने एक डिपार्टमेंट के 10-10, 12-12 सेक्रेटरी बदल दिए ग्रेड 21 के। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ग्रेड 22 के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की भरमार कर दी तब्दील करके। आप कह रहे हैं कि उनके साथ क्या करेंगे? सर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, आजकल वो बड़े गुस्से में हैं। लेकिन वसीम अकरम प्लस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असली वसीम अकरम भी ये काम नहीं कर सकते थे। जब वो कप्तान भी थे तो कभी किसी को इस तरह नहीं वो निकाल सकते थे जिस तरह ये माशाल्लाह बुज़दार साहब ने कर दिया है। लेकिन उन्होंने या तो इमरान खान साहब ने उनको बुला के कारकर्दगी बेहतर करने का कहा था, उन्होंने शायद मतलब गलत ले लिया है। ये क्या स्टैंडर्ड है कि जी एक इलायची जो है वो कुछ ठीक नहीं लगी, और जनाब वो रंग फ़र्क था प्याली का और उसका। नाकाबिल यकीन है, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या स्टैंडर्ड हमारे लोग रख लेते हैं। और बुज़दार साहब वाकई अब वो भी वज़ीर आला ख़ुद को शायद समझने लग गए हैं, बल्कि वज़ीर आला प्लस समझने लग गए हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।